तो कहानी के शुरू में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो बेबी सीटर के काम के लिए एक घर में आती है। बेबी सीटर यानी कि उसका काम उस घर के बच्चों को संभालना था। वो लड़की जब उस घर में आती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता है और वहीं पर वो अपनी मॉम को भी कॉल करती है और ये बताती है कि आज रात वो यहीं पर ही रहने वाली है। तभी बातों के दौरान उसे एक अजीब सी आवाज आती है। जब वो लड़की आवाज का पीछा करती है तो वो आवाज बेसमेंट से आ रही होती है। वो जब जाकर देखती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता है। बेसमेंट में एक औरत बैठी अपने बच्चे को ही खा रही थी। एकदम से वो उस लड़की को भी अजीब नजरों से देखती है और जैसे ही वो लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है तो उस लड़की का हस्बैंड बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है, जिसके बाद वो औरत उस लड़की को भी मार देती है और हम बेसमेंट के दरवाजे पर अजीब से बने हुए निशानात देखते हैं, जिसका हमें आगे जाके कहानी में पता चलेगा। अब हमें कहानी आगे कुछ सालों के बाद प्रेजेंट में दिखाई जाती है। हम बेन नाम के 17 साल के एक लड़के को देखते हैं जो अपने छोटे भाई के साथ छुट्टियां गुजारने के लिए अपने बाप के पास जा रहे थे। अब बेन अपने डैड के पास पहुंच जाता है जो कि एक टाउन में रहा करते थे और शाम को बैठकर जब दोनों खाना खा रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि बेन के मोम डैड का डाइवोर्स होने वाला है, जिससे बेन बिल्कुल भी खुश नहीं था कि उसके मोम डैड अलग अलग हो जाए। बेन के डैड बंदरगाह पे काम किया करते थे, इसलिए अगले दिन वो अपने साथ उसे काम पर ले जाते हैं। बेन के घर के पास ही एक और घर था जहाँ पर एक फैमिली छुट्टियां गुजारने के लिए आई हुई थी। उस फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ और 2 उनके बेटे थे। बेन जब अपने डैड से उस फैमिली के बारे में पूछता है तो उसके डैड कहते हैं कि शायद वो फैमिली कुछ दिन के लिए यहाँ पर रहने के लिए आई हुई है। उस बंदरगाह पर बेन की कुछ लड़कों के साथ बहस हो जाती है और जब वो उनसे बात कर रहा होता है तो उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम मैलरी था। वो भी यहीं पर काम किया करती थी और अब हमें पास ही जंगल का सीन दिखाया जाता है। एबी नाम की औरत अपने बेटे के साथ घूम फिर रही थी। दरअसल एबी की फैमिली ही बेन के डैड के घर के करीब रहने आई थी। ये जंगल में हाइकिंग कर रहे होते हैं मगर यहीं पर एबी का बेटा उससे पिछड़ जाता है। वो कहीं पर गुम हो जाता है और तभी उसके बेटे को एक अजीब सा दरख्त दिखाई देता है। उस दरख्त के पास एक बहुत बड़ी सुरंग थी जिसमें से आवाजें आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी मोम उसको पुकार रही हो। एबी का बेटा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी उसे दरख्त पर वही निशान नजर आता है जो हमने बेसमेंट के दरवाजे पर भी देखा था। एबी का बेटा उस निशान की तस्वीर बना लेता है। उसे उस सुरंग से कुछ अजीब सा नजर आता है जैसे किसी का हाथ हो और उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। पर तभी वहाँ पर एबी आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। रास्ते में उसकी गाड़ी की टक्कर एक हिरन से हो जाती है जो मर जाता है। अब एबी उसे अपने साथ घर ले आती है। उसका हस्बैंड पूछता है कि तुम उसे क्यों लेकर आई हो। उसकी वाइफ कहती है कि हम इस हिरन का गोश्त खा सकते हैं, मैं उसे खुद काटूंगी ताकि हमारे बच्चों को पता लग सके गोश्त आखिर कहाँ से आता है। अब चाकू लेकर जब वो उसे काटने जाती है तो वो उसे नहीं काट पाती है। वो खुद को और अपने बेटे को गंदा कर लेती है, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। रात को हम देखते हैं कि उस हिरन में से कोई अजीब सी चीज बाहर आती है। बेन की भी अपने घर में आँख खुल जाती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसकी छत पर कुछ चल रहा है और जब वो चलकर बाहर आता है तो उसे एबी के घर में एक सुराख नजर आता है। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई जानवर हो। तभी एबी का हस्बैंड भी जाग जाता है। वो बेन से कहता है कि क्या हुआ है, परेशान नहीं हो और जाके सो जाओ, यहाँ पर कोई जानवर होगा। अब हम बेन के पीछे कोई चीज को देखते हैं जो उसी को ही देख रही होती है। अगली सुबह जो सुराख बेन ने देखा था उसके पास एबी का बेटा खड़ा था। बेन जाते हुए उसे कहता है कि देखो यहाँ से पीछे हट जाओ। उसे लग रहा था कि शायद वहाँ पर कोई जानवर छुप कर बैठा हुआ है। उसी दिन एबी जब अपने छोटे बेटे को लेकर बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके घर के आसपास के फ्लावर्स मुरझा जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी बेसमेंट से कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। बेन जब दिन में समंदर के किनारे जाता है तो उसे एबी का बेटा मिलता है जो कश्ती में लेटा सो रहा होता है। बेन उसे जगाकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपने डैड का इंतजार कर रहा था जो मुझे आज कश्ती पर घुमाने वाले थे। बेन ये सुनकर कहता है कि अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ढेर सारी कैंडीज दूंगा मगर उसके बदले तुमने मुझे आकर बताना है कि तुम्हें अपने घर के इर्द गिर्द आकर कुछ भी गलत लगे तो तुम मुझे आकर बताओगे, क्योंकि उस रात से बेन डरा हुआ था। इन्हीं दिनों बेन के डैड भी किसी लड़की को पसंद करते थे जिससे वो बेन को मिलवाना चाहते थे, मगर बेन उस लड़की को नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसी की वजह से उसके मॉम डैड अलग हो रहे हैं। इसलिए उसी दिन वो अपने डैड को बिना बताए मैलरी के साथ उसके दोस्तों की पार्टी में चला जाता है जहाँ पर वो खूब शराब पीता है और मौज मस्ती करता है। मगर वहाँ पर मैलरी के दोस्त उसके साथ गलत करते हैं। उस पर उससे गुस्सा आ जाता है। अब रात को एबी के घर पर मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि
तभी उसका छोटा बेटा झूले में सो रहा है और झूले के पास एक अजीब सी चीज थी। उसकी सिर्फ आंखें चमक रही होती है और अचानक से एबी के बेटे का खिलौना नीचे गिर जाता है। इसी शोर से एबी जाग जाती है और अब जब वो अपने बेटे के कमरे में जाकर देखती है तो वो हैरान हो जाती है। झूले में उसका बेटा नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ लकड़ियाँ पड़ी होती है। तभी नीचे से दो हाथ निकलकर एबी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। रात को जब बेन अपने घर वापस जा रहा होता है तो जंगल की तरफ जाते एबी को देखता है जिसकी गोद में उसका बच्चा था। इससे पहले कि वो उसे रोक पाता उसका डैड आ जाता है जो उस पर गुस्सा हो रहे थे क्योंकि आज रात उन्होंने उस लड़की के साथ बेन का डिनर रखा था जिसको वो पसंद करते थे। यहाँ पर बेन अपने डैड से कहता है कि मैं उससे नहीं मिलना चाहता था। डैड अब उस औरत की वजह से मेरी मोम को छोड़ रहे हैं। ये बातें वो औरत भी सुन लेती है क्योंकि अभी भी वो बेन के डैड के साथ ही होती है और अपने बारे में ऐसा सुनकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह एबी को दिखाया जाता है जो कुछ अजीब सी हरकतें कर रही होती है, मगर उसके हस्बैंड और उसके बच्चों को जरा भी शक नहीं होता है। उसके हस्बैंड को आज काम के सिलसिले में घर से दूर जाना था। एबी का बड़ा बेटा जब उसके कमरे में आता है तो वो अपनी मोम को बिना कपड़ों की अजीब हालत में देखता है जिसे देखकर वो डर जाता है। बेन जब घर आता है तो उसके कमरे का दरवाजा खुला होता है। उधर ही एबी का बेटा भी होता है जो डर के छुप जाता है और बहुत डरा हुआ सहमा हुआ था। बेन से कहता है कि मुझे अब अपने घर नहीं जाना और उसे प्लीज अपने अंदर मत आने देना। दरअसल वो एबी यानी कि अपनी मोम के बारे में बात कर रहा था। इतने में एबी भी बेन के घर पर आ जाती है जो अपने बेटे को लेने आई होती है, मगर बेन उससे झूठ बोल देता है कि उसका बेटा यहाँ पर नहीं है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद एबी अपने बेटे को मारती होगी। अब एबी जबरदस्ती बेन के घर आने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि उसका बेटा अंदर ही है। तभी उसका हस्बैंड भी वहाँ पर आ जाता है। एबी का बेटा जब अपने डैड की आवाज सुनता है तो बाहर आ जाता है और अपने डैड से कहता है कि चले डैड घर चलते हैं। बेन को अब इन पर शक होने लगता है। वो सोचता है कि इनकी फैमिली में कोई तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो इन पर नजर रखना शुरू कर देता है, मगर उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता है क्योंकि एबी अपने हस्बैंड के साथ कमरे में होती है। तभी हम देखते हैं कि उसके जिस्म पर अजीब से निशान थे और उसकी हड्डियों में भी आवाज थी। ऐसे लग रहा था कि एबी को किसी ने अपने कंट्रोल में कर लिया है या फिर वो एबी थी ही नहीं। अगले दिन बेन एबी के बेटे का समंदर के नजदीक इंतजार कर रहा होता है ताकि वो उससे जान सके कि आखिर उनके घर में चल क्या रहा है, मगर उस दिन एबी का बेटा वहाँ पर नहीं आता है। इसलिए बेन उसका पता करने खुद उसके घर जाता है और बेन जब उसके डैड से उसके बेटे के बारे में पूछता तो हैरानी और ताज्जुब की बात ये थी कि उसके डैड को अपने बेटे के बारे में पता ही नहीं था। वो कहते हैं कि तुम किसकी बात कर रहे हो। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके कोई बच्चे ही नहीं है और वो सब कुछ भूल चुके थे। बेन को ये सुनकर सब बातें बहुत अजीब लगती है और बेन जब घर जा रहा होता है तो उसे वही अजीब सा निशान दिखाई देता है जो एबी के बेटे ने जंगल में देखा था और हमने कहानी के शुरू में वो उस निशान की तस्वीर बना लेता है और जाकर इंटरनेट पर रिसर्च करता है। सभी बातों को सामने रखकर उसे एक डीमन का पता चलता है, एक खौफनाक चुड़ैल जो जंगल में दरख्तों की जड़ों में रहती होती है। वो इंसान के जिस्म को कपड़ों की तरह इस्तेमाल करती है, यानी कि वो इंसान के अंदर दाखिल हो सकती है। बाहर से वही इंसान नजर आएगा मगर अंदर वो चुड़ैल होगी। उस चुड़ैल में ऐसी ताकत भी होती है कि वो इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है और बच्चों का खून भी पीती थी जिनके माँ बाप उन्हें भूल जाते हैं। यानी कि वो चुड़ैल सबसे पहले उन बच्चों के माँ बाप को अपने कंट्रोल में करती है और फिर उनके बच्चों को अपने साथ ले जाती थी। यानी कि उस चुड़ैल ने एबी के डैड के दिमाग को कंट्रोल कर लिया था और एबी मर चुकी थी। यानी कि जो एबी बनकर घूम रही होती है वो एबी नहीं बल्कि चुड़ैल होती है। उस चुड़ैल ने एबी की जिल्द पहनी होती है। एबी के दोनों बच्चों को खा चुकी थी। खैर ये सारी बातें जानने के बाद बेन बहुत हैरान था। वो इस बारे में पुलिस को भी नहीं बता सकता था। आखिर कौन उसकी बातों पर यकीन करता। इसलिए वो अपनी दोस्त मैलरी को बुलाता है और सारी बातों के बारे में बताता है। कहता है कि हमारे पड़ोसी बहुत अजीब से है, दोनों बच्चे गायब है मगर उन्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं है। तभी वो एबी यानी कि उस डेमन चुड़ैल को बेसमेंट में कुछ छुपाते हुए देखता है। अब मैलरी मजाक में एक नोट पर लिखती है कि हम जानते हैं कि तुमने बेसमेंट में क्या रखा है और साथ में उस निशान को भी बना देती है। उस नोट को लिखकर एबी के घर में फेंक देती है जिसको एबी का हस्बैंड उठा लेता है। जब वो उस नोट को पढ़कर उस बेसमेंट जाने की कोशिश करता है तो एबी उसे रोक लेती है। तभी वो हस्बैंड के कान में कुछ कहती है और उसके कान से खून बहने लगता है। उसके बाद तो वो अपने होश में ही नहीं होता है। उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो आधा मरा हो और आधा जिंदा है। एबी की भी जिल्द उतर रही होती है क्योंकि हकीकत में तो वो डीमन चुड़ैल थी और स्किन सिर्फ एबी की थी। बेन का यहाँ पर सिर्फ एक ही मकसद होता है इन लोगों
बच्चों पर नजर रखना। अब उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक दिन वो एबी को तैयार होता हुआ बेसमेंट से निकलता हुआ देखता है। उसके पास से वो फौरन ताला तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है। अंदर अजीब सा मंजर होता है। उधर लकड़ियां इकट्ठा करके कुछ अजीब सा बनाया गया होता है। वहाँ पर एक जानवर की खोपड़ी भी होती है। ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर किसी ने कोई काला जादू किया हो। वहाँ पर उसे कुछ तस्वीरें भी मिलती है जिसमें एबी की फैमिली की भी थी। उनके चेहरों पर क्रॉस के निशान लगाए होते हैं। उधर ही मैलरी और बेन की फैमिली की भी तस्वीरें होती है। वो ये देखकर जल्दी से मैलरी को ये सब बताने की कोशिश करता है, क्योंकि उस डीमन यानी कि चुड़ैल का अगला निशान उसकी फैमिली थी। मैलरी की फैमिली में उसकी छोटी सिस्टर थी जिसका वो खून पीना चाहती थी। बेन जल्दी से उसे बचाने जाता है, मगर उसे पहुंचने में देर हो जाती है। डीमन चुड़ैल उसे अपने साथ सुरंग में ले जाती है। बेन उसका हाथ भी पकड़ता है जो मदद के लिए बुला रही होती है। वो उसे बहुत बचाने की कोशिश करता है। वो जैसे ही उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर उसका पाँव फिसल जाता है, जिस वजह से उसका सर एक पत्थर पर जाकर लगता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आती है तो वो देखता है कि शाम हो चुकी है। जैसे ही वो घर जाता है तो उसके घर पर पुलिस आई होती है जो उसे कहीं इंतजार कर रही होती है। दरअसल उसके खिलाफ एबी ने रिपोर्ट करवाई होती है कि वो उसके घर पर नजर रखता है, मगर इन सारी बातों को उसके डैड ने संभाल लिया होता है। बेन अपने डैड से कहता है कि डैड मेरा यकीन करे कि हमारे साथ जो लोग रहते हैं उसने अपने बच्चों के साथ कुछ जरूर किया है, मगर उसके डैड उसकी एक बात भी नहीं सुनते हैं और उल्टा उससे ही झगड़ा करने लगते हैं। आज रात इनके साथ वो औरत भी रहने वाली थी जिसको बेन के डैड पसंद करते थे, मगर जल्दी बेन को इस बात का पता चल जाता है कि वो डीमन चुड़ैल उस औरत के अंदर है, क्योंकि वो जिन फूलों के पास खड़ी थी वो फूल मुरझा जाते हैं। तभी वो डीमन चुड़ैल बेन पर हमला कर देती है। बेन भी चाकू उठाकर उस पर हमला करता है। तभी वहाँ पर बेन के डैड आ जाते हैं और बेन को बहुत डांटते हैं और पुलिस को बुलाकर उसे अरेस्ट करवा देते हैं। बेन अपने डैड को बहुत समझाता है कि डैड समझने की कोशिश करें, उस औरत के अंदर वो डीमन चुड़ैल है, मगर वो उसकी कोई बात भी नहीं सुनते हैं। पुलिस भी बेन को पकड़कर ले जाती है। रात को पुलिस वाला उसे पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि समंदर के किनारे ले जाता है। उस पुलिस ऑफिसर के कान से खून निकल रहा होता है, यानी कि वो उस डीमन ने उसको भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो बेन को पकड़कर समंदर के किनारे ले जाता है। वो पानी में डुबोकर उसको मारने वाला था, मगर तभी वहाँ पर एक डॉग आता है। इस डॉग को बेन अक्सर खाना खिलाया करता था। वो डॉग उसकी मदद करने के लिए आते हैं, मगर पुलिस वाला उसे भी मार देता है। अब वो बेन को भी मारने वाला था, मगर तभी अचानक न जाने उसे क्या हो जाता है, वो अपने आप को ही गोली मार लेता है। उधर अब डैड को अपने बेटे की फिक्र होने लगती है। वो पुलिस स्टेशन जाकर उसे देखना चाहते थे, मगर वही औरत उसे रोकती है जिसके अंदर वही डीमन चुड़ैल थी। मगर तभी एबी के डैड बाहर आ जाते हैं और एबी की बेसमेंट में जाकर देखते हैं। उधर वो देखते हैं कि एबी के हस्बैंड ने तो पहले ही लटक कर अपनी जान दे दी थी और एबी की लाश बिल्कुल खोखली थी, यानी कि उस चुड़ैल ने उसके जिस्म को पहले ही इस्तेमाल कर लिया था। ये सब देखकर बेन के डैड के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, मगर तभी पीछे से वो डीमन चुड़ैल आ जाती है जो बेन के डैड का गला दबाकर मारना चाहती थी। मगर तभी पीछे से बेन भी आ जाता है और उस औरत को गोली मार देता है और अपने डैड को लेकर वहाँ से भागने लगता है। अब वो डीमन चुड़ैल भी अपने असली रूप में आ जाती है, मगर उसे असली दुनिया में किसी न किसी का जिस्म चाहिए था, इसलिए वो जंगल में भागती है। उस बेसमेंट में आग लग जाती है। वो सभी तस्वीरें जल जाती है जिसमें क्रॉस लगे हुए थे। यहाँ पर बेन को याद आता है कि उसका एक छोटा भाई भी था जिसके साथ वो यहाँ पर आया था, जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था। उसे जैसे ये सारी बातें याद आती है, वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर डीमन चुड़ैल रहा करती थी। उसके साथ मैलरी भी होती है। अब वो उस सुरंग के अंदर जाता है जहाँ पर जड़ों का जाल था। वो मैलरी से कहता है कि अगर 10 मिनट के अंदर मैं इससे बाहर न आया तो इस जगह पर आग लगा देना। बेन अब उस सुरंग के अंदर जाता है जहाँ पर उसे अपना भाई मिलता है और फिर मैलरी की बहन। जब वो उन्हें बचा रहा होता है तो डीमन चुड़ैल उस पर हमला कर देती है। बेन उन्हें बचाकर किसी न किसी तरह बाहर ले आता है, जिसके बाद बेन और मैलरी मिलकर उस जगह को आग लगा देते हैं। मैलरी वापस जाते हुए उस जगह को देखती है। बेन भी यहाँ से अपने घर वापस जाने के लिए तैयार था और लास्ट टाइम वो मैलरी से मिलता है, वो उसे एक फूल देती है। बेन जब अपने मॉम डैड के साथ गाड़ी में जा रहा होता है तो वो उस फूल को जब गौर से देखता है, वो फूल असल नहीं बल्कि नकली होता है। इसका मतलब अब वो डीमन चुड़ैल मैलरी के अंदर थी, क्योंकि असली फूल उसके पास आते ही मुरझा जाते थे। अब हम देखते हैं कि मैलरी कुछ बच्चों को सैर के लिए समंदर में ले जाती है। आखिर में हम मैलरी के फेस पर एक खौफनाक हंसी देखते हैं। क्या वो चुड़ैल मैलरी के अंदर आकर उन सारे बच्चों को मार देगी? कोई नहीं जानता है और
और इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है।